हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं अपन 12th क्लास इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आइसोमेरिज्म है क्या। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला विल बी सेम बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होगा वो अलग हो सकता है, दूसरा उसकी स्ट्रक्चर कैसे, उसके बॉन्ड्स अलग हो सकते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस और बॉन्ड्स ऑफ लिगेंड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कितने टाइप की है, तो ये अपने बेटा दो टाइप के, कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी इस लेक्चर में अपन केवल क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका डिफरेंस अपन एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, PTH2 ट्वाइस एंड CN ट्वाइस। इसकी एक ज्योमेट्री मैंने इस तरीके से बना ली है, PT के साथ H2 यहां पर CN और CN लिगेंड जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये लिगेंड जो यहाँ पर डोनर एटम है कार्बन की साइड से, कार्बन से, ये कार्बन से। अब इसको मैं एक अलग तरीके से लिख सकता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि बेटा आपको पता है इन दोनों का फॉर्मूला तो यही रहेगा, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग कैसे, ये यहां से सेम, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बना रहा था पहले कार्बन, अब कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। यहां पर भी जो बॉन्ड कार्बन का था वो क्या, कार्बन का, लेकिन कम से कम एक बॉन्ड जो चेंज हो गया। तो जब भी बॉन्ड चेंज होता है तो वो क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो। स्टीरियो के लिए डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस इज डिफरेंट। पहले यहां पर H2 एक साइड में थी, आपने 11th में पढ़ा है, सेम साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस। अगर अपोजिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो यहां पर H2 सेम साइड है, यहां अपोजिट साइड। तो लिगेंड्स का अगर अरेंजमेंट 3D स्पेस के अंदर डिफरेंट होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो अपने आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन आपको पता है, व्हेन केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट बॉन्ड्स आर डिफरेंट, कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके कितने टाइप्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसके कुछ टाइप्स हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, 6 to 7 इसके टाइप्स हैं। इनमें से जो आपके 4 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो NCERT में दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली वो 4 बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जितनी बातें मैं बताऊं केवल उतनी बातें ध्यान में रखें, आपके क्वेश्चंस सही होंगे और वही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। है क्या ये आयोनाइजेशन, इसके नाम से ही क्लियर है क्या, आयोनाइजेशन। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स जिनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में अपन डालें तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस अपने को मिले। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान ही रखना है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है, CO.Br.SO4.5NH3। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला है। अब इसके क्या दो पार्ट बन सकते हैं, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स इसके पॉसिबल है। कौन कौन से, ये आ गया आपका NH3 अंदर की साइड रहेगा, क्यों, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
एक केस तो ऐसा जब SO4 बाहर की साइड हो, दूसरा केस वो जब आपके पास ये जो Br है ये बाहर की साइड, तो ये आपका SO4 और ये मेरा Br, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के आयन, अगर बेटा इसको पानी में डालोगे तो आपको स्टार्टिंग पता है कॉम्प्लेक्स के बाहर की साइड जो आयन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, तो आपको दो आयन ये और ये, यहां पर ये और ये, तो दोनों केस में एक एक आयन डिफरेंट आ रहा है। अगर आयन डिफरेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, क्या, इसकी कंडीशन ये है आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए कि इनके अंदर जो काउंटर एनाइन होता है, ठीक है ना, काउंटर एनाइन, कैटाइन नहीं बेटा, एनाइन, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर की साइड किसी कम से कम एक एनाइन के साथ क्या उसके एक्सचेंज, तो ये इसकी कंडीशन है कि अंदर की साइड एक एनाइन होना चाहिए और बाहर वाले एनाइन के साथ क्या हो, एक्सचेंज हो, और एक्सचेंज कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा हो जिसके अंदर अंदर वाले कॉम्प्लेक्स की CN नंबर चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो, CN नंबर। पढ़ के है? तो देखिए अब अपन चेक भी कर सकते हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे रखा है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमर्स है या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ये फॉर्मूला है। अगर ये अंदाजा नहीं है कि बाहर की साइड SO4 है Br, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसकी हेल्प से अपन इसको चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए अपन दो रिएजेंट लेते हैं, देखो किस तरीके से। एक तो आपने ले लिया क्या, AgNO3, एक ले लिया BaCl2। इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी अपन क्या यूज करेंगे, AgNO3 और BaCl2। अगर ये हुआ, ये काउंटर एनाइन है, ये किसके साथ जुड़ेगा, Ba के साथ, यहां पर क्या बना लेगा, BaSO4। ये नहीं जुड़ेगा तो BaSO4 जो होता है इसकी क्या होती है बेटा, व्हाइट PPT होती है। अगर यहां बात करें तो Ag इस एनाइन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, AgBr, जिसकी आपको क्या मिलती है, व्हाइट PPT। यहां पर कुछ नहीं बनेगा Ba का, Br के साथ। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज हो गया, हमें कैसे पता चलेगा, दोनों की व्हाइट PPT है। अरे देखो पहले ये डाला तो कुछ नहीं हुआ, जब ये डाला, अगर इसको डालने पर व्हाइट PPT मिली है मतलब BaSO4 की मिली होगी। इसको जब डाला तो Ag को डालने पर AgBr की मिलेगी, BaCl2 डाला तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बाहर की साइड Br था, इसमें बाहर की साइड क्या था, SO4। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि बाहर की साइड कौन सा एनाइन है। प्लस आप इनकी कंडक्टिविटी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे, स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। यहां पर एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, सो नंबर ऑफ आयंस आर सेम, सो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टिविटी। सो बहुत आसान है। कैसे, इस पर चार्ज कितना आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है आपका +2, ये आपका -2, +1 -1। सो आप आसानी से बता सकते हो चार्ज ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा। सो एक एग्जाम क्वेश्चन है आपके लिए क्या, कि विच कॉम्प्लेक्स कांट शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा आइसोमर है जो कौन सा एग्जांपल जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक एक डिस्कस करें, क्या ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर की साइड में एक एनाइन तो जरूर है लेकिन अंदर की साइड कोई एनाइन नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो ये तो है, अंदर कुछ नहीं, इसमें ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाहर की साइड कोई एनाइन नहीं है, अंदर है, ये कर जाएगा। एक एनाइन बाहर है, अंदर की साइड एक सिंपल एनाइन है, ठीक है। इसकी बात करेंगे दोनों केस में बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो एनाइन की, सिंपल एनाइन की बात ही नहीं हो रही। यहां पर काउंटर कैटायन है, एनाइन नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये ओनली थर्ड विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड 1, 2, 4, 5 will not show ionization isomerism. So number 2 of structural isomerism is
hydrate or solvent isomerism. So what is solvent isomerism? इसमें क्या होता है, जो सोलवेट होता है वो क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना, H2O को इसमें यूज किया जाता है। पहली कंडीशन H2O एज ए सोलवेट या सोलवेंट को अपन यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें जो H2O लिगेंड है वो एज ए लिगेंड भी होता है और क्रिस्टलाइन H2O के फॉर्म में भी जुड़ा है। क्रिस्टलाइन H2O का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशंस पे बाहर की साइड में H2O जो बोलते हैं वो लिगेंड तो होता नहीं, वो एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहां पर इसके एक दो एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल है CrCl3.5H2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, Cr, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल बनेंगे, मतलब इसके आइसोमर्स बनेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, CrH2O 5Cl और बाहर की साइड कितने Cl, 2Cl। और देखो CrH2O 4Cl2, एक Cl बच गया और एक ये आपका H2O। नंबर 3 CrH2O 3Cl3, 2 आ गया, अंदर गया 1 2 और 3, बाहर की साइड कितने H2 आ जाएंगे, 5 4 3, और यहां पर कितने थे, 4 और 2 6, और यहां पर कितने आ जाएंगे 3H2, ठीक है। और कोई केस हो सकता है क्या, यहां पर अपने को 6 लेना था एग्जाम्पल। तो देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल लिया अपन ने, क्या, CrCl3.6H2। तो चेक करना है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखिए अपनी को इन्हीं को अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने कर लिया HCr H2O6 और बाहर की साइड 3Cl। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, Cr अंदर 5H2O 1Cl Cl2 डॉट H2O। नंबर 3 की बात करें, CrH2O4 Cl2 Cl डॉट 2H2। नंबर 4 केस क्या हो सकता है, CrH2O3 डॉट Cl3 डॉट 3H2। तो ये इसके आइसोमर्स बन रहे हैं। कैसे, अपने H2O की संख्या यहां पर चेंज की है, तो आपको दिख रहा होगा H2 एज ए लिगेंड भी काम कर रहा है, H2O क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल भी काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ये जो फोर्थ वाला आइसोमर नहीं है। अब ये काहे आइसोमर नहीं है, ध्यान से देखिए ये H2O जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि इसमें तो डाइपोल बन रहा है। मान लीजिए इसकी बात करूं मैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब बेटा ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ तभी अट्रैक्टेड होगा जब इस पर चार्ज होगा। आपको क्लियरली पता है यहाँ पर +2 चार्ज है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, कौन सा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया गया था। यहां पर तो सिंपल आयनिक फोर्स है Cl माइनस और इस कॉम्प्लेक्स कैटायन के लिए, सेम थिंग यहां पे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें तो जरूर आपके पास डाइपोल बन रहा है, लेकिन ये क्या है, यहां पर ये आयन नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। अगर बेटा ये न्यूट्रल होगा तो इस डाइपोल को अट्रैक्ट कैसे करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है। तो यहां पर बात करें इसके कितने आइसोमर होंगे टोटल, इसके आइसोमर्स होंगे 3। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप इसमें कंडक्टिविटी का भी ऑर्डर बता सकते हो। इसमें नंबर ऑफ आयंस आर 3 4 3 एंड 2। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी, कम इसकी और सबसे कम इसकी, ये आप ध्यान में रख सकते हो। इस आइसोमेरिज्म को, ये जो आइसोमेरिज्म है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का भी पार्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो बाहर की साइड्स हैं वो आयंस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। यहां पर कितने आ रहे हैं, आयन आ रहे हैं 3Cl, यहां पर 2Cl और यहां पर 1Cl। तो इस तरीके से आयंस की संख्या अलग अलग है, तो एक तरीके से ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का भी पार्ट है। सो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो क्या खास बात है इस आइसोमेरिज्म की,
नो डाउट ये आपको पता है केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, और जो लिगेंड जुड़ने वाला एटम होगा वो तो अलग होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म बस इतना सा डिफरेंस है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एम्बीडेंटेड। कौन से, एम्बीडेंटेड उभयदंतुक लिगेंड। तो क्या होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, आपको टॉपिक करवा दिया गया है। होते क्या है, जिसके अंदर एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर डोनर एटम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सीएन। कैसे, कार्बन भी डोनर एटम, नाइट्रोजन भी, एससीएन, एस भी, नाइट्रोजन भी, ओसीएन, ओ भी, और नाइट्रोजन भी। तो ये क्या होते हैं आपके एम्बीडेंटेड। अब यहाँ पर अपन एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए बेटा, जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो केवल इतना ही आता है कि इनमें से आपको ये बताना है कौन सी आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन है, लिंकेज है, और आपकी हाइड्रेट है या कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं। देखिए क्या, CONH3 5 NO2 and Br। ठीक है, नहीं ये एग्जांपल है। तो आपको बोल दिया गया है क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हाँ ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें NO2 लिगेंड प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा आइसोमर ONO, बिकॉज ये नाइट्राइट तो है, दिस इज नाइट्राइट टू O, और यहां पर डोनर एटम है N, बाहर की साइड B। ठीक है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या ये और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो हाँ ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि NO2 और Br। तो इसकी अगर आयोनाइजेशन की बात करें अपन, ठीक है, तो उसका क्या बनेगा आइसोमर आपके पास, CONH3 5 Br और NO2। अब आप कहोगे सर कि इसका भी बन सकता है, नहीं इसका नहीं बनेगा, इन दोनों का यही बनता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा यहां पर बाहर की साइड जो जुड़ता है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ता है, ये Br- जुड़ा हुआ है। यहां पर आप NO2 लिखो या ONO लिखो तो बात बराबर ही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ। अगर यहां पर पूछे कि लिंकेज आइसोमर कितने बन रहे हैं, तो आप कितने बताओगे, 2। अगर आपको पूछे कि आयोनाइजेशन कितने बन रहे हैं, तो आप कितने बताओगे, 2। अगर टोटल स्ट्रक्चरल पूछे तो कितने बताओगे, टोटल देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते। सो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा क्योंकि एम्बीडेंटेड लिंकेज। अब क्वेश्चन ये आ गया कि आपको ये बताना है कि टोटल लिंकेज आइसोमर कितने होंगे। तो देखिए कैसे डील करते हैं, एक बार मैं आपको कंप्लीट बना के बता देता हूं, बाकी अपन क्या करेंगे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है ना, देखकर ही काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला आ गया आपके पास CONH3 थ्राइस, ये आपके पास है SCN, यहां पर क्या लिख सकते हैं NC2। ठीक है ना, इसी तरीके से एक और क्या आ जाएगा CONH3 थ्राइस SCN CN और NC। तो देखिए यहां पर 2 कार्बन ने बॉन्ड बनाया था, यहां 2 नाइट्रोजन है, यहां 2 एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। तो ये कितने आइसोमर बन गए आपके, 3 आइसोमर बन गए। इसी तरीके से जो मैंने यहां पर SCN यूज किया है, इस बार अपन क्या करेंगे NCS यूज करेंगे, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो उस केस में भी टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो टोटल लिंकेज आइसोमर यहां पर कितने आ जाएंगे, 3 एंड 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बेटा इसके नाम से क्लियर, कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, और दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, तो एक्सचेंज करने से जितने आइसोमर्स बनेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सॉरी जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अलग आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। एग्जांपल आपके पास CONH3 COCl6। देखिए ये आपके पास एक एग्जांपल है। वैसे तो डायरेक्टली पूछे तो आप बता दोगे कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, लेकिन यहां पर बोले कि नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बता दो, कुछ और कर दो साथ में।
तो वो भी अपन काउंट कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, पहली बात ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर Cl6 है तो +3 -3, ताकि यहां पर CO +3 आ जाए, यहां पर भी +3 आ जाए। सेकंड इसका आइसोमर क्या बनेगा बताइए, CONS3 5, एक Cl यहां से ले लीजिए और यहां पर CO एक NS3 ये वाला आ गया और यहां पर Cl5, चार्ज कितना आ जाएगा +2 -2, ताकि ये भी +3 रहे, +2 और एक Cl +3 और ये -2 है, Cl5 है, -2 बैलेंस करेगा तो +3। और क्या आइसोमर बन सकता है, CONS3 5, NS3 को कम करते जाएं, यहां पर आ जाएगा आपका CONS3 5 के बाद में ये ट्वाइस और ये Cl, चार्ज कितना आ जाएगा, ये +3 करवा देंगे, यहाँ +3 करवा देंगे। ठीक, इसके साथ साथ CONS3 थ्राइस Cl3, CONS3 थ्राइस और Cl3। अब बात करेंगे ये दोनों साइड 0, बेटा 0 तो आ ही नहीं सकता, मैंने अभी बताया था अगर 0 कर दिया तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो इंटरेक्शन नहीं होगा, सो आइसोमर नहीं होगा। तो इसके कितने आइसोमर्स बन गए यहाँ पर 1 2 3, सो टोटल आइसोमर्स आर 3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल कंसीडर करिए, देखिए कैसे, अगर आपको दिया हुआ हो CONS3 6 एंड CrCl6, तो उस केस में कितने आइसोमर बनेंगे, देखिए यहां पर इतने ही बन सकते थे। अगर मैंने यहां पर 0 1 2 3 4 Cl कर देता तो उस केस में बेटा ये कॉमन हो जाता, किसके साथ, इसी केस के साथ कॉमन हो जाता है, क्योंकि यहां Cl4 यहां Cl2, सेंट्रल एटम सेम है। लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम सेम नहीं है तो कुछ डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसा, CONS3 5 Cl CH3NS3 5 और यहां पर आ जाएगा ये Cl5। इसी तरीके से देखो CONS3 4 Cl2 CrNS3 ट्वाइस Cl4। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CONS3 थ्राइस Cl3 CrNS3 थ्राइस Cl3, तो ये आइसोमर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज देखिए ये 6 आ रहा है तो +3 -3 +2 -2 +1 माइनस। क्या और आइसोमर्स बन सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे, चेंज करते जाओ। अब देखो मैं इसको चेंज करूंगा तो इस कॉम्प्लेक्स को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे, ये 0 1 2 3 4, यहां पर 4 Cl अगर मैंने कर दिए तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए -1 लगाना पड़ेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा। कैसे, Cr, देखिए NH3 1 2 3 कितने आ जाएंगे, NH3 4 और Cl2 और CO के साथ में NH3 ट्वाइस Cl4, तो चार्ज देखिए 2 है, बैलेंस करने के लिए प्लस और माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है। और आइसोमर्स CrNS3 5 Cl3 CONS3 1 Cl5। लास्ट आइसोमर CrNS3 6 COCl6, ये +3 और माइनस। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बन गए, 3 तो ये और ये इस साइड का था और 3 ये, तो टोटल आइसोमर्स इसके कितने आ जाएंगे बेटा, 6 आइसोमर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। तो देखिए अब तक अपन ने 4 आइसोमरिज्म की बात की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि NCERT में है और वो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आपका जी मेन हो या फिर आपका नीट। नेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूं, नीट वालों को देखने की जरूरत नहीं, जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होती है, ये आइसोमरिज्म अकर होती है कहां पे, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिस जो पॉलीन्यूक्लियर हो। सो सच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अकर इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना, विद इन कॉम्प्लेक्स। तो ये विद इन कॉम्प्लेक्स है, विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करते हैं, लिगेंड का एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए का एग्जांपल आपके पास ये, इसमें क्या होगा, ये CO CO सेंट्रल एटम है,
और आपको ये भी पता है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। यहाँ 4 Cl थे, यहाँ 4 NH3। अब बॉन्ड चेंज कर दिए, एक NH3Cl का एक्सचेंज कर दिया, देखो 3 Cl, एक NH3, एक Cl यहाँ में। अगले केस में 2 का एक्सचेंज कर दिया, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। और ज्यादा एक्सचेंज कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? करोगे तो सिमिलर बन जाएगा, उल्टा करके देखिए। तो ये है आपकी क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में होती है और जिसके अंदर लिगेंड का एक्सचेंज होता है विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर है, लिगेंड। इसमें क्या होता है? लिगेंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बॉन्ड होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। एक ही लिगेंड है, नाम अलग अलग होंगे, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन लिगेंड्स क्या है? अलग। देखिए कैसे। पहला एग्जांपल लिया मैंने PN, सेकंड है TN। आपको मैंने बताया था कि इनको याद करने का तरीका है, इसमें P जैसी शेप बनती है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन डाइएमाइड। और ये क्या हो जाएगा? मेथैट्रोप्रोपेन। और इसमें क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड, इसमें NH2 ग्रुप जुड़ता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, लिगेंड क्या है? अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सेम। इसी तरीके से अगर बात करें अपन इस लिगेंड की, तो यहाँ पर सिग्मा C3H5 है, तो इसमें क्या होता है? पाई डोनर भी हो सकता है और इसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म की खास बात क्या होती है? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, इसमें जो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला वो सेम होता है। ठीक है ना, जो रेशियो होता है, आपने 11th क्लास में कहां पढ़ा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करना, वहां पर पढ़ा था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो उसमें क्या होता है? जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ, केमिकल फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ, तो वो आइसोमेरिज्म नहीं होती है। इसलिए इस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है दिस इज नॉट रियल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू अपन थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ PTNH3 twice Cl2, एक एग्जांपल है PTNH3 4 PTCl। यहाँ पर नंबर ऑफ PT कितने हैं बेटा? 1। यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर NH3 कितने हैं? सॉरी NH3 आपका कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 7। यहाँ पर Cl कितने? पहले एग्जांपल में 2 है, यहाँ पर 4। अगर मैं बात करूं इसका सिंपल रेशियो, तो क्या आएगा? 1:2:2। तो दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो लिस्ट रेशियो होता है वो क्या है? सेम है। तो इस तरीके से अपन क्या कहेंगे? ये दोनों आपस में पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आज के लेक्चर के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।